नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत विवादास्पद शख्सियत पर बात कर रहे हैं, एडोल्फ हिटलर। हाँ। और हमारे पास जो जीवनी संबंधी विवरण है वो उनके जीवन के कुछ अहम पड़ावों को सामने रखता है। बिल्कुल। हमारा मकसद है इस विवरण से उन खास बातों को समझना, मतलब ये जानना कि कैसे हालात और उनकी अपनी महत्वाकांक्षा ने उन्हें उस रास्ते पर डाला जिसके नतीजे खैर हम सब जानते हैं कितने भयानक थे। और ये यात्रा शुरू होती है एक ऐसे सपने से जो हकीकत से बिल्कुल अलग था। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर असल में कलाकार बनना चाहते थे। कलाकार? अच्छा। हाँ, पर उनके पिता एलोइज वो काफी सख्त थे। वो चाहते थे बेटा सरकारी नौकरी करे। माँ क्लारा थोड़ी नरम थी, सहायक थी। तो पिता की इच्छा के खिलाफ कला का सपना, और फिर सिर्फ 13 साल की उम्र में पिता की मृत्यु हो गई। स्रोत बताता है कि इसके बाद स्कूल में उनकी दिलचस्पी जैसे खत्म ही हो गई। हाँ, शिक्षक उन्हें होशियार पर आलसी कहते थे। ये शुरुआती निराशाएं शायद कहीं ना कहीं उनके भविष्य की दिशा तय कर रही थी। शायद। फिर वो वियना गए आर्ट्स एकेडमी में एडमिशन की उम्मीद लेकर। हाँ। पर उन्हें वहां दोबारा चेट कर दिया गया। 2 बार? जी। और स्रोत इस पर जोर देता है कि ये सिर्फ नाकामी नहीं थी, ये उनके लिए एक गहरा अपमान था। इसने उनके अंदर कड़वाहट भर दी। वियना में फिर गरीबी में जिए, पोस्टकार्ड वगैरह बेचकर गुजारा किया, और फिर माँ की भी मृत्यु हो गई। तो हालात और मुश्किल होते गए। और क्या यहीं से स्रोत उस पैटर्न की तरफ इशारा करता है जहां वो अपनी नाकामियों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराने लगते हैं? बिल्कुल। लगता है वियना के अनुभवों ने ही इसकी नींव रखी। फिर आया 1914 और पहला विश्व युद्ध। हाँ। हिटलर जर्मन सेना में भर्ती हो गए। बहादुरी से लड़े भी, 2 मेडल भी जीते। उन्हें युद्ध का अनुभव काफी, कह सकते हैं, रास आया। लेकिन फिर 1918 में जर्मनी हार गया। हाँ, और ये हार उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। उन्हें लगा जैसे देश के साथ कोई बड़ा विश्वासघात हुआ है। हालत तो वैसे भी खस्ता थी, गरीबी, भूखमरी, राजनीतिक अस्थिरता। स्रोत कैसे दिखाता है कि हिटलर ने इस माहौल का फायदा उठाया? स्रोत बताता है कि उन्होंने इसी राष्ट्रीय अपमान और निराशा को भुनाया। वो जर्मन वर्कर्स पार्टी से जुड़े जो बाद में नाजी पार्टी बनी। अच्छा। और अपनी भाषण कला के दम पर वो जल्दी ही भीड़ को अपनी तरफ खींचने लगे। उनका नारा था, जर्मनी फिर से उठेगा। और वो स्वस्तिक का निशान। हाँ, वो चिन्ह। इसने लोगों में एक झूठी उम्मीद जगाई होगी। उनके भाषणों में ऐसा क्या खास था? क्या स्रोत बताता है कि उनका संदेश कैसे असर करता था? उनके भाषणों में, देखिए, जुनून होता था, गुस्सा होता था, और बड़े बड़े वादे होते थे। वो लोगों की हताशा को आवाज दे रहे थे, और साथ ही स्रोत के अनुसार वो कुछ खास समूहों को बलि का बकरा भी बना रहे थे। 1923 में उन्होंने म्यूनिख में सत्ता पर कब्जा करने की एक कोशिश की, हिंसक कोशिश, पर नाकाम रही। उसे बियर हॉल पुट्स कहते हैं। और इसी कोशिश के लिए उन्हें जेल हुई, और वहीं जेल में उन्होंने मीन कैम्प लिखी। ये किताब सिर्फ मेरा संघर्ष का अनुवाद भर तो नहीं थी। स्रोत इसके असली मकसद पर कुछ कहता है। हाँ, स्रोत इसे सिर्फ आत्मकथा नहीं मानता, इसे एक खतरनाक विचारधारा का पूरा खाका बताता है। एक शक्तिशाली, नस्लीय रूप से शुद्ध जर्मनी का सपना, जिसमें यहूदियों और दूसरे समूहों को दुश्मन बताया गया था। बिल्कुल। ये उनके आने वाले इरादों का एक तरह से ब्लूप्रिंट था। जेल से निकलने के बाद उनकी पार्टी और मजबूत हुई, और 1933 में वो जर्मनी के चांसलर बन गए, मतलब सरकार के मुखिया। हाँ, और उन्होंने वादे किए, नौकरियां देंगे, सेना को मजबूत करेंगे। और शुरुआत में कुछ आर्थिक सुधार दिखे भी, है ना? सड़कें बनी, कारखाने खुले। हाँ, बिल्कुल। बेरोजगारी कम हुई, लोगों को लगा कि कोई हीरो आ गया है। लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू था। पर्दे के पीछे सत्ता पूरी तरह से एक हाथ में सिमट रही थी। कैसे? मतलब क्या विवरण बताता है इस बारे में? उन्होंने मीडिया पर, रेडियो पर, स्कूलों पर, सब पर पूरा कंट्रोल कर लिया। विरोध की कोई भी आवाज उठती, उसे बेरहमी से दबा दिया जाता। और वो एसएस? हाँ, एसएस जैसी क्रूर निजी सेना बनाई गई। हिटलर यूथ जैसे संगठन बने। इनका काम पार्टी की विचारधारा फैलाना और डर कायम रखना था। और जर्मनी की हर समस्या के लिए यहूदियों और दूसरे अल्पसंख्यकों को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। और फिर यही नफरत और महत्वाकांक्षा दूसरे विश्व युद्ध में बदल गई। 1939 में पोलैंड पर हमला। उनका लक्ष्य था पूरे यूरोप पर हावी होना। शुरुआत में जर्मनी को काफी सैन्य सफलताएं मिली भी, लेकिन धीरे धीरे युद्ध का रुख पलटने लगा। और इसी दौरान इतिहास का वो सबसे काला अध्याय लिखा गया, होलोकॉस्ट। हाँ, लाखों यहूदियों और अन्य अवांछित माने गए समूहों का योजनाबद्ध तरीके से नरसंहार। ये मानव इतिहास का एक भयानक दौर था।
1944 से 45 आते आते जर्मनी की हार साफ दिखने लगी थी। हिटलर बर्लिन में एक बंकर में छिप गए थे। स्रोत उनके आखिरी दिनों के बारे में क्या बताता है? व्यामोह में थे, हकीकत से बिल्कुल दूर। जब हार बिल्कुल सामने दिखी तो 29 अप्रैल 1945 को उन्होंने ईवा ब्राउन से बंकर में ही शादी की। और अगले ही दिन 30 अप्रैल को दोनों ने आत्महत्या कर ली। हिटलर तब 56 साल के थे। 8 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये पूरी कहानी, ये जीवनी हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की निजी कड़वाहट, उसकी चरम महत्वाकांक्षा और समाज की उथल-पुथल का मेल इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक का कारण बना। हाँ, हिटलर का सत्ता में आना और उसका पतन सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये लाखों निर्दोष जिंदगियों की तबाही का दस्तावेज है। बिल्कुल, ये स्रोत एक चेतावनी है कि नफरत फैलाने वाली विचारधारा, बेलगाम सत्ता और प्रोपेगेंडा का कितना घातक असर हो सकता है। और ये भी दिखाता है कि डर और बंटवारे का फायदा उठाना कितना आसान हो सकता है, खासकर मुश्किल समय में। कि जब समाज संकट में होता है तो विभाजनकारी ताकतें कैसे सिर उठा सकती हैं। इस समझ का इस्तेमाल हम आज की दुनिया में आपसी सम्मान और शांति बनाए रखने के लिए कैसे कर सकते हैं?